नमस्कार दोस्तों, ये मेरी पहली स्टोरी है जिसे मैं अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसी और खौफनाक और डरावनी स्टोरी लाता रहूँगा। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी। ये बात है 2018 की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के पास एक छोटा सा गांव है। पूरा पता मैं नहीं बता सकता, आप समझ सकते हैं। ये स्टोरी मुझे किसी सोर्स से पता चली है, तो ये जो बताने वाले हैं बताते हैं। मैं पिछले करीब 2 साल से इस गांव के इतिहास पर रिसर्च कर रहा था। आमतौर पर जब लोग भूत प्रेत की बात करते हैं तो वो सुनी सुनाई बातें होती हैं, लेकिन इस गांव की कहानी अलग थी। यहाँ के सरकारी रिकॉर्ड में भी कुछ ऐसी चीज़ें दर्ज थी जो किसी के भी होश उड़ा दें। गांव की छोर पर एक पुरानी नहर बहती है, ब्रिटिश जमाने की बनी हुई। उस नहर के ऊपर एक छोटा सा लोहे का पुल है, जिसे वहाँ के लोग काला पुल कहते हैं। दिक्कत उस पुराने पुल में नहीं थी, दिक्कत उस जगह की खामोशी से थी। गांव वालों का दावा था कि सूरज ढलने के बाद अगर आप उस पुल के बीचों बीच खड़े हो जाएं, तो पानी के बहने की आवाज़ गायब हो जाती है। बिल्कुल सन्नाटा, और भी लोहे के खंभों पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज़ आने लगती है। मैंने इस बात की तह तक जाने का फैसला किया। मैं सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान राम शरण बाबा के पास पहुंचा। उनकी उम्र लगभग 88 साल थी। शुरुआत में तो उन्होंने कुछ बताने से ही मना कर दिया। उनके चेहरे पर जो खौफ था वो कोई एक्टिंग नहीं थी। जब मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ, तब उन्होंने अपनी काँपती आवाज़ में मुझे जो बताया, उसने मेरी रातों की नींद भी उड़ा दी। बाबा ने बताया कि साल 1970 के दशक में उस नहर की सफाई के दौरान मजदूरों को पानी के नीचे जमीन में धंसा हुआ एक लोहे का बक्सा मिला था। बक्सा कोई मामूली नहीं था, उस पर अजीब से तंत्र मंत्र वाले निशान गुदे हुए थे और उसे भारी जंजीरों से जकड़ा गया था। मजदूरों को लगा कि उसमें पुराना खजाना होगा। उन्होंने गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज किया और हथौड़े से उस बक्से का ताला तोड़ दिया। बाबा कहते हैं कि बक्सा खुलते ही उसमें से कोई धन दौलत नहीं निकली, सिर्फ काले रंग का गाढ़ा पानी बाहर आया, और उसके साथ ही एक ऐसी बदबू फैली कि वहां के खड़े 3 मजदूरों के मौके पर ही बेहोश हो गए। असली मुसीबत तो उस रात से शुरू हुई। बक्सा खुलने के ठीक तीसरे दिन उन 3 मजदूरों से एक की लाश उसी नहर के किनारे मिली। उसके शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, जैसे उसने मरने से पहले कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसे उसका दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये कोई इकलौती मौत नहीं थी। उसके बाद जो हुआ उसकी पूरी रिपोर्ट मैंने निकाली है। उस मजदूर की मौत के बाद गांव में एक ऐसी दहशत फैल गई। मैंने जब उस जमाने के पुलिस रिकॉर्ड खंगाले कोशिश की तो मुझे पता चला कि उसने हफ्ते की डायरी के 2 पन्ने गायब थे। यानी कोई था जो इस मामले को दबाना चाहता था। लेकिन रामचरण बाबा ने मुझे जो आगे बताया वह सरकारी कागजों से कहीं ज़्यादा खौफनाक था। बाबा ने कहा कि उस घटना के बाद हर अमावस्या की रात को काला पुल के आसपास गांव के मवेशी यानी गाय भैंस अजीब हरकतें करने लगते थे। वो अपनी खुटिया तोड़कर भागने की कोशिश करते थे, मानो उन्हें किसी अदृश्य चीज की आहट मिल गई हो। और उसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने रात के सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज़ सुनी। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत भारी चीज जंजीरों में समेट जमीन पर घिसट रही हो।
छन छन घिसटने की आवाज़। बात यही नहीं रुकी। बक्सा खोलने के वाले बक्सा खोलने वाले बाकी दो मजदूर, जो उस पहली मौत के बाद से पूरी तरह डरे हुए थे, उन्होंने गांव छोड़ दिया था। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गए, लेकिन मेरी खोजबीन करने की आदत है। मुझे शांत नहीं बैठने दिया। मैंने कई दिनों की मेहनत के बाद उनमें से एक मजदूर के परिवार का पता लगाया, जो अब पास के एक शहर में रहता था। जब मैं उस मजदूर के बेटे से मिला, तो उसने जो मुझे बताया, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसने बताया कि उसके पिता गांव छोड़ने के बाद भी कभी सामान्य नहीं हो पाए। वो रात रात भर जागते रहते थे और हमेशा कमरे के एक कोने को देखकर हड़बड़ाते थे कि वो अपनी जंजीरें ढूंढ रहा है। वो हमारे पीछे पीछे आ गया है। मरने से कुछ दिन पहले उसके पिता ने एक डायरी में कुछ धुंधली सी लाइनें लिखी थी। उस डायरी का एक पन्ना उस लड़के ने मुझे दिखाया था। उस पन्ने पर कांपते हाथों से लिखा था, वह कोई इंसान या भूत नहीं है, वह एक पहरेदार है, जिसे सदियों पहले किसी बेहद बुरी चीज को रोकने के लिए उस नहर के नीचे बांधा गया था। हमने ताला तोड़कर उसे आजाद नहीं किया, बल्कि हमने उस दरवाजे को खोल दिया है जिसे कभी बंद नहीं किया जा सकता। ये सब पढ़कर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या ये सिर्फ एक पागलपन था, या फिर वाकई उस गांव के नीचे कुछ ऐसा था जो हमारे सोचने के दायरे से बाहर था? मैंने तय किया कि मैं अब किसी और की बातों पर भरोसा नहीं करूंगा। सच जो भी हो, मुझे खुद अपनी आंखों से देखना था। मैंने अपनी टीम के एक दोस्त को साथ लिया, अपने कैमरे और बॉक्स रिकॉर्ड पैक किए और हम निकल पड़े। कालापुर की तरफ ठीक अमावस्या की रात के करीब पौने 12 बजे। चारों तरफ इतना घना सन्नाटा और अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी जैसे उस कालेपन को चीर नहीं पा रही थी। गांव की गलियों से निकलते वक्त हमें एक भी इंसान नहीं दिखा। यहाँ तक कि आवारा कुत्ते भी कहीं छुपकर बैठ गए थे। जैसे ही हम उस काला पुल के पास पहुंचे, मुझे रामचरण बाबा की कही एक बात याद आने लगी। नहर का पानी बहुत तेजी से बह रहा था। उसकी गड़गड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। मैंने अपने दोस्त अमित से कहा कि वो मेरे कैमरे का नाइट विजन ऑन रखे और हर एक मोमेंट पर को रिकॉर्ड करके। हम दोनों पुल के ठीक बीचों बीच जाकर खड़े हो गए। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उस हवा में एक अजीब सी सड़न जैसी बदबू थी, बिल्कुल वैसी ही जैसा बाबा ने उस बक्से से निकलने वाले पानी के बारे में बताया था। मैंने अपनी घड़ी देखी, ठीक रात के 12 बजे, और तभी अचानक वो हुआ जिसने मेरे सारे वैज्ञानिक तर्क, मेरी सारी रिसर्च को एक सेकंड में ध्वस्त कर दिया। नहर के बहते पानी की वो तेज आवाज़ अचानक बिल्कुल बंद हो गई, जैसे किसी ने बटन दबाकर आवाज़ को म्यूट कर दिया हो। पानी बह रहा था, लहरें उठ रही थी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं थी। एक भयानक, बहरा कर देने वाली सन्नाटा छा गया। अब इतने घबरा कर मेरा हाथ पकड़ा, उसकी थरथराहट मैं महसूस कर सकता था। फुसफुसाते हुए कहा, भाई, ऑडियो रिकॉर्ड के सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। मैंने वॉइस रिकॉर्ड की स्क्रीन देखी। उसके सारे इंडिकेटर्स तेजी से फ्लैश कर रहे थे, जैसे आसपास कोई बहुत भारी मैग्नेटिक फील्ड बन गई हो। और फिर उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ आई, किर किर किर, किर किर जैसी। लोहे के उस पुराने पुल के नीचे खंभों पर सचमुच कोई अपने तीखे नाखून रगड़ रहा था। आवाज़ इतनी साफ थी कि इतनी नज़दीक थी कि ऐसा लगा वो हमारे पैरों के ठीक नीचे से आ रही है।
मैंने हिम्मत करके अपनी टॉर्च को पुल के नीचे पानी की तरफ घुमाया। टॉर्च की रोशनी जहाँ पड़ी वहाँ पानी में एक बड़ा सा बवंडर बन गया, और उस काले पानी के ठीक अंदर से दो आंखें ऊपर दिखाई दी। वो आंखें किसी इंसान की नहीं थी, वो पूरी तरह सफेद थी, और उनमें से एक अजीब सी धुंधली रोशनी निकल रही थी। तभी अमित के हाथ से कैमरा छूटकर नीचे गिरा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें भी पथरा चुकी थी, और वो बिना पलक झपकाए उस पानी के भंवर को देख रहा था। उसके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई थी। उसी पल उसी पल पानी के भीतर से एक ऐसी आवाज गूंजी जो सीधे हमारे कानों में नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर सुनाई दी। एक भारी जंजीरों के घिसटने की आवाज के साथ एक गुद्दाहट। वो आवाज किसी भाषा में नहीं थी, लेकिन हमारे दिमाग से साफ गूंज रही, जैसे कोई सदियों की कैद से छूटने के बाद अपना हक मांग रहा हो। अमित की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो धीरे धीरे पुल की रेलिंग की तरफ बढ़ रहा था, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे उस काले पानी में कूदने के लिए खींच रही है। उसकी आंखें अभी पूरी तरह सफेद थीं। मुझे समझ आ गया था कि अगर मैंने अगले कुछ सेकंड में कुछ नहीं किया तो अमित इस पुल से वापस नहीं जा पाएगा। मैंने अपनी पूरी ताकत समेटी, चिल्लाते हुए अमित को पीछे की तरफ खींचा। उसके चेहरे पर जोर का तमाचा मार उसे झटके से वो होश में आया। उसकी आंखों की पुतलियां वापस सामान्य हुई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त पुल के लोहे के खंभों पर नाखून रगड़ने की आवाज इतनी तेज हो गई जैसे लोहा अभी टूट जाएगा। पानी का वो बंबर और ऊपर की तरफ उठने लगा था। मैंने अमित को उठाया। उसका कैमरा वहीं छूट रहा रह गया, और हम अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भागे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत हम में से किसी में नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि हवा में कोई भारी चीज हमारे ठीक पीछे पीछे दौड़ रही है। जंजीरों के घिसटने की वो छन छन की आवाज हमारे कानों के बिल्कुल पास तक आ रही थी। हम भागते हुए सीधे रामचरण बाबा के घर पहुंचे और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। हम दोनों सुबह होने तक थर थर कांपते रहे। बाबा ने हमसे एक भी सवाल नहीं पूछा। वो बस कोने में बैठकर माला जपते रहे, जैसे उन्हें मालूम था कि हम लोगों के साथ क्या हुआ। अगली सुबह जब सूरज निकला, तब जाकर हमारी जान में जान आई। हम तुरंत अपनी गाड़ी उठाकर वहां से एक शहर के लिए निकल पड़े। उस घटना को आज कई साल बीत चुके हैं। अमित आज भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है। उसे अक्सर रात में सोते हुए पानी के बहने और जंजीरों के घिसटने की आवाज सुनाई देती है। मैं खुद एक खोजी इंसान हूँ। चमत्कारों या भूत प्रेत पर आसानी से यकीन नहीं करता, लेकिन उस रात जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे मैं कभी नहीं जुटला सकता। उस सरकारी रिकॉर्ड के गायब पन्ने, बक्से को खोलने वाले मजदूरों की रहस्यमय मौत और वो सफेद आंखें, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। आज भी वह पीलीभीत के उस इलाके में भारी बारिश होती है और उस नहर का पानी बढ़ता है तो वहाँ के लोग शाम 7 बजे के बाद काले पुल की तरफ रुख तक नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सदियों पुराना वो पहरेदार आज भी वहाँ आज़ाद घूम रहा है, और वो अपनी खोई खोई हुई जंजीर ढूंढ रहा है। दोस्तों, ये कहानी ही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी आवाज़ पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। गुड बाय।